दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सीजन में लगाए जाने वाले तरबूज की खेती के बारे में। यानी कि जो किसान भाई नवंबर और दिसंबर महीने में तरबूज की खेती करने की सोच रहे हैं उनको कब तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए, कब तक लगाने पर आपको सबसे अच्छे मंडी भाव मिल सकते हैं और सबसे अच्छा उत्पादन मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज की खेती में आप उत्पादन किस तरह से ले सकते हैं, कौन कौन सी आपको सावधानियां रखनी है, क्योंकि तरबूज की खेती में काफ़ी किसान भाई फेल भी हो जाते हैं। तरबूज की खेती करते हैं लेकिन उत्पादन ठीक से नहीं मिल पाता है या तरबूज की साइज अच्छी नहीं बन पाती है, इस वजह से भी आपका उत्पादन डाउन रह जाता है और साथ ही मंडी रेट भी आपको ठीक से नहीं मिल पाते हैं। क्योंकि तरबूज की अगर साइज अच्छी नहीं होगी, क्वालिटी अगर आपकी तरबूज की अच्छी नहीं होगी तो भी आपको मंडी रेट जो है वो अच्छे नहीं मिलते हैं और उत्पादन भी आपका काफ़ी ज़्यादा डाउन रह जाता है। क्योंकि तरबूज की खेती का काफ़ी ज़्यादा अनुभव है मुझे, कई सालों से तरबूज की अगेती खेती करता आ रहा हूँ, करीब 8 से 10 सालों से मैं तरबूज लगाता आ रहा हूँ और हर बार हमें तरबूज की खेती से अच्छा प्रॉफिट मिलता है, अच्छा उत्पादन मिलता है। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट तरबूज की खेती से किस तरह से ले सकते हैं। तरबूज की खेती के शुरुआती दिनों में जब मैंने पहली बार तरबूज लगाना शुरू किया था तो 1-2 सीजन में मुझे कुछ परेशानियां भी आई थी। तो तरबूज की खेती में कुछ वीक पॉइंट जो हैं जिनकी वजह से किसान भाई फेल हो जाते हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप आपको लेने हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप तरबूज की खेती से निकाल सकें। टोटल 1 एकड़ में तरबूज की अगर आप अगेती खेती कर रहे हैं तो इसमें आपका टोटल खर्चा कितना होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि तरबूज की अगेती खेती के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे तरबूज की अगेती खेती के सही समय के बारे में, यानी कि कब तक आपको इसकी बुआई कर देनी चाहिए और अगेती तरबूज अगर आप लगा रहे हैं तो कब तक आपको इसकी बुआई जो है वो कर लेनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मंडी भाव मिल सके। तो देखिए, नवंबर के पहले सप्ताह से आप तरबूज लगाना शुरू कर सकते हैं और लगभग अगर आप नवंबर माह में तरबूज लगाना चाहते हैं और सबसे अगेती तरबूज लगाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा मंडी भाव अगर आप लेना चाहते हैं तो 15 से 20 नवंबर तक आपके तरबूज की बुआई जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब तैयारियां अब आपको शुरू कर देनी चाहिए। तैयारियां शुरू करने से पहले सड़ी हुई गोबर की खाद बीच में आपको बता रहा हूं, समय के साथ ही बीच में इसलिए बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको ज़मीन की तैयारियां शुरू जिस समय पे आप कर रहे हैं उसी समय पे आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देनी है। और गोबर की खाद आप जितनी ज़्यादा अच्छी मात्रा में डालेंगे तरबूज से उत्पादन भी उतना ही अच्छा मिलेगा और तरबूज की साइज भी आपकी उतनी ही अच्छी बैठेगी। वरना काफ़ी किसान भाई इसमें देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि फेल हो जाते हैं। इसका एक कारण ये भी है, काफ़ी किसान भाई क्या सोचते हैं कि हम जो रासायनिक खाद उर्वरक है उनसे काम चला लेंगे, गोबर की खाद कम डाल देते हैं या नहीं है तो रासायनिक खाद उर्वरकों का जो बेसल डोज जो हम डालते हैं उसकी खुराक थोड़ी सी बढ़ा के डाल देंगे तो हमारा उत्पादन अच्छा बैठ जाएगा। देखिए, अगर आप सिर्फ रासायनिक खाद उर्वरक डाल रहे हैं और गोबर की खाद नहीं डाल रहे हैं तो आपको तरबूज से उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाएगा, ना ही तो उत्पादन ठीक से मिलेगा और ना ही तरबूज की साइज आपको अच्छी मिल पाएगी। तो देखिए, कम से कम 1 एकड़ में अगर आप तरबूज की खेती कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आपको डालनी है और एकदम सड़ी हुई गोबर की खाद ही डालनी है। कच्चा गोबर डाल देंगे तो भी आपको रोग बीमारियां ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। तो 6 ट्राली अगर आपके पास है तो 6 ट्राली डाल दीजिए, वरना 5 ट्राली तो आपको कम से कम डालनी है। अगर इससे ज़्यादा डाल रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। सब्जियों की फसलों में आपसे जितनी अच्छी मात्रा में ऑर्गेनिक मैन्योर आपकी ज़मीन का जितना अच्छा होगा उत्पादन उतना ही ज़्यादा मिलेगा और उतने ही उत्पादन की क्वालिटी भी इससे इम्प्रूव होती है और फल फ्रूट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो सड़ी हुई गोबर की खाद डालें और उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार सूखी मिट्टी में कल्टीवेशन करवा लीजिएगा ज़मीन का। इससे आपकी ज़मीन में पुरानी फसलों के जो अवशेष हैं या जो पुराने खरपतवार वगैरह हैं जो सूख चुके हैं समय पे, उनके टुकड़े हो जाएंगे। वरना अगर पहले आप पलेवा कर देंगे और उसके बाद में कल्टीवेशन करेंगे तो उसके बाद वो जो कचरा पड़ा है पहले की फसलों का या फिर खरपतवार वगैरह पड़े हैं तो वो टूट नहीं पाएंगे और उसके बाद में आप प्रॉपर ज़मीन की तैयारियां नहीं कर पाएंगे और बाद में जाके वो आपको परेशान करेंगे। मतलब जड़ से संबंधित बीमारियां भी आपको देखने को मिल सकती हैं। तो या तो सूखी मिट्टी में एक बार आप जो है रोटावेटर निकलवा लीजिए या फिर आप एक बार हेरो जरूर निकलवा लीजिएगा। हेरो निकलवाएंगे तो उससे भी जो अवशेष है पुरानी फसलों के या खरपतवार वगैरह है उसके टुकड़े हो जाते हैं और अच्छे से आपकी ज़मीन के अंदर वो मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद में
में आपको पलेवा करना। पलेवा देखिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पलेवा इसलिए करना है क्योंकि ज़मीन काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुकी होती है इस समय पे, इस वजह से थोड़ा पलेवा कर देंगे तो हेरो वगैरह ठीक से लग जाएगा। और बेड वगैरह बनाएंगे तो प्रॉपर तरीके से बेड राइजर को मिट्टी मिल जाएगी और आपका जो बेड है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा और कल्टीवेशन भी थोड़ा गहराई में हो जाए, मतलब डीपली कल्टीवेशन हो जाएगा। तो हल्का सा पलेवा करना है, ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। उसके बाद में जो गोबर की खाद आपने डाली है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी ज़मीन के अंदर और अच्छे से कंपोस्ट हो जाएगी। अगर उसमें कोई अध गली गोबर की खाद वगैरह आ भी गई है तो आप सिंचाई कर देंगे और उसके बाद में एक कल्टीवेशन कर देंगे तो ज़मीन में उसको बाद में आपको ज़मीन को छोड़ देना है लगभग 8-10 दिन के लिए, क्योंकि समय है आपके पास में। तो अच्छे से वो गोबर की खाद अच्छे से और अच्छे तरीके से कंपोस्ट हो जाएगी और ज़मीन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी। और जो पलेवा है वो लगाने के करीब 15 से 20 दिन पहले आपको करना है, कम से कम 15 दिन तो आपको लेने हैं। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि जो आपकी ज़मीन के अंदर सर्दियों वाले खरपतवार के बीज पड़े हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, मतलब उनका जर्मिनेशन हो जाएगा और उसके बाद में सर्दियों में वो खरपतवार आपको परेशान नहीं करेगा। वरना सर्दियों में जो सर्दियों वाला खरपतवार होता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकता है। और दूसरा, मिट्टी प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाती है, मिट्टी एकदम से भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी के अंदर मिट्टी की जो डलियाँ हैं वो भी आपको देखने को नहीं मिलती है। मतलब जिस समय पर आप बेड बना रहे हैं तो बेड की मिट्टी एकदम से भुरभुरी होनी चाहिए, तो बेड की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और फसलें भी काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ रहती हैं। शुरुआत से ही आपके जो प्लांट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करने शुरू कर देंगे। मतलब इस तरीके से अगर ज़मीन की तैयारी आप करेंगे तो ये तो हो गई कुछ ज़मीन की तैयारियों की बात। कम से कम 3-4 कल्टीवेशन आप कर लीजिए, मतलब तो पलेवा करके और उसके बाद में 1-2 कल्टीवेशन कर लीजिए और उसके बाद में आपको रासायनिक खाद और उर्वरक इसमें डालने हैं। खर्चे की बात भी करेंगे कि टोटल आपका 1 एकड़ में तरबूज की खेती में खर्चा जो है वो आपको कितना हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो आप रासायनिक खाद और उर्वरक ले रहे हैं, गोबर की खाद तो बताई दी आपको वो डालनी है, उसके बाद में रासायनिक खाद और उर्वरक लगभग 50 से 60 केजी डीएपी खाद आपको लेनी है। और डीएपी खाद किसान भाइयों को नहीं मिल रही है तो कम से कम 80 केजी एसएसपी खाद आपको लेनी है और इसके साथ में लगभग 30 केजी आप यूरिया खाद ले लीजिएगा और लगभग 40 केजी म्यूरेटॉप पोटास ले लीजिएगा। 500 ग्राम फंगीसाइड भी ले लीजिएगा। कई बार तरबूज के प्लांट में इस तरह की समस्या भी आ जाती हैं, जड़ से संबंधित बीमारी आ जाती हैं, तो 500 ग्राम जो आपका कार्बनडाजिम 50% आता है वो फंगीसाइड ले लीजिएगा और आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दीजिएगा। हो सके तो लगभग 3 केजी पर एकड़ के हिसाब से सल्फर जरूर ले लीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, ताकि फसल ज़्यादा टेम्परेचर जब डाउन हो जाते हैं तो फसल आपकी स्ट्रेस में नहीं जाएगी। पाले वगैरह की समस्या भी आपको कम देखने को मिलेगी। अगर पाले काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाते हैं, लगातार पाले वगैरह गिरते हैं तो इससे भी क्रॉप कवर लगाने के बावजूद फसल हमारी स्ट्रेस में चली जाती है या कई बार प्लांट काफ़ी ज़्यादा खराब भी हो जाते हैं, तो वो समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो 3 केजी सल्फर ऐड कर लीजिएगा 1 एकड़ के अंदर। ये खाद उर्वरक आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के और उसके बाद में आपको आखिरी कल्टीवेशन मतलब करके और फिर से ज़मीन को 2-3 दिन पड़ा रहने दें। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, आज कल्टीवेशन किया, आखिरी कल्टीवेशन किया, उसी दिन बेड बना रहे हैं या अगले दिन बेड बना रहे हैं। मैं कह रहा हूं 2 से 3 दिन और पड़ा रहने दें ताकि ज़मीन ऊपर से थोड़ी और सूख जाए। मिट्टी जितनी आप सुखाएंगे, पलेवा कर देंगे, उसके बाद में मिट्टी को वापस आपको सुखाना है। जो नमी है एक्स्ट्रा वो वापस आपको निकाल देनी है। मतलब बेड बनाते समय मिट्टी में हल्का सा लड्डू भी मतलब बनना नहीं चाहिए। नीचे से मिट्टी निकाल के भी लड्डू बना रहे तो वो लड्डू भी बनना नहीं चाहिए। मतलब 4-5 इंच तक आपकी मिट्टी पूरी तरह से भुरभुरी रहनी चाहिए। उसके बाद आप बेड बनाएंगे तो देखिए बेड की साइज भी काफ़ी अच्छी बनेगी, बेड की चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी होगी, ऊंचाई आप जितनी देना चाहेंगे उतनी हो जाएगी, हाइट भी बेड की। तो बेड की क्वालिटी अच्छी लेनी है तो मिट्टी को इस तरह से तैयार आपको करना ही पड़ेगा। तो इससे रोग बीमारियां भी काफ़ी कम आती है, फसल काफ़ी हेल्दी और स्वस्थ रहती है। एक बार इस तरह से ज़मीन की तैयारियां करके देखें, उसके बाद आप तरबूज लगाएं या कोई भी फसल लगाएं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इससे। उसके बाद में किसान भाइयों 6-6 फीट की दूरी पर आप बेड बनाइए और लगभग 21 से 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगा दीजिएगा। 6-6 फीट से कम डिस्टेंस आपको नहीं रखना है। इससे क्या होता है, काफ़ी किसान भाई 5-5 फीट पे भी बनाते हैं। शुरुआत में मैं भी 5-5 फीट पे ही बनाता था। इससे क्या होता है, जब प्लांट गर्मियों में फैल जाते हैं, मतलब फरवरी मार्च महीने में प्लांट एकदम से फैल जाएंगे, उसके बाद में नंबर्स ऑफ प्लांट ज़्यादा हो जाते हैं और उससे आपकी फसल में रोग बीमारियाँ आपको ज़्यादा देखने को मिलती है और फल फ्रूट भी आपको कम देखने को मिलेंगे, मतलब फ्रूट सेट कम होंगे उससे। और फ्रूट फ्लाई का अटैक भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। फ्रूट फ्लाई की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये जो रोग बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए ये जो डिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ इतना आपको रखना ही है। मतलब 6-6 फीट की दूरी पे आपको बेड बनाने हैं और उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पर आपको बीजों की बुआई करनी है। कुछ वैरायटियां बता देता हूं। वैरायटियां क्लाउज कंपनी की जंबो रेड वैरायटी ले सकते हैं। सागर कंपनी की जो सागर किंग वैरायटी आती है तरबूज की
वो तरबूज भी आप ले सकते हैं, ये भी काफ़ी शानदार है। एक आपकी धानिया कंपनी की मधुरस वैरायटी आती है तरबूज की, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ हैं। जो वैरायटी आपको बता रहा हूँ ना, ये खुद मैं लगा रहा हूँ, हर बार लगाता हूँ इन वैरायटियों को, सब वैरायटियों का सिलेक्शन करता हूँ मैं। उसके बाद में सकाटा कंपनी की एक साटो वैरायटी आती है तरबूज की, ये भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है, ये भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद में एक सेमिनस की माधव वैरायटी आती है, इसको मैं हर बार लगाता हूँ, ये मेरी फेवरेट वैरायटी है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। इसके अंदर मतलब इसके फल की क्वालिटी है ना, वो काफ़ी शानदार है। मतलब हो सकता है इसका वजन आपको बाकी वैरायटियों के बजाय थोड़ा सा कम मिल सकता है, तरबूज की जो साइज़ है वो थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन उत्पादन बराबर बैठ जाएगा। और दूसरा, फल की क्वालिटी इतनी शानदार है कि मार्केट में चाहे कितने भी तरबूज आ रहे हैं, कई बार क्या होता है मार्केट में इतनी ज़्यादा तरबूज की आवक हो जाती है कि तरबूज बिकने में नहीं आता है, ऐसी कंडीशन भी हो जाती है कई बार। मैं कह रहा हूँ जो तरबूज हम फरवरी में लगाते हैं उस समय इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं, या फिर अप्रैल माह में जब अगेती तरबूज और पछेती तरबूज दोनों की हार्वेस्टिंग एक साथ निकल आती है और तरबूज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मंडियों में आता है, तो उस समय पे तरबूज के जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं भी बन जाती है ना, तो आप माधव को लेके चले जाइए, मतलब सेमिनस की जो माधव वैरायटी है उसको मार्केट में लेके चले जाइए, सबसे पहले आपका जो तरबूज है वो बिकेगा, क्योंकि फल की क्वालिटी काफ़ी शानदार है। थोड़े से एरिया में आप ये भी लगा के देख सकते हैं, ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इस तरह से काफ़ी अच्छी वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं जिनका सिलेक्शन इस समय पे आप कर सकते हैं और तरबूज की खेती से ज़बरदस्त उत्पादन ले सकते हैं। सारी हाइब्रिड और सारी अच्छी से अच्छी वैरायटियां हैं जिनका सिलेक्शन आप इस समय पे कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों, तरबूज की खेती से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए और तरबूज की साइज आपको काफ़ी अच्छी मिले, देखिए अकेली वैरायटियां कुछ नहीं करेंगे, इस तरह की वैरायटियां ले लेंगे लेकिन खाद उर्वरक ही नहीं डालेंगे, ज़मीन में खाद उर्वरक की मात्रा ही पूरी नहीं है, तो आपको साइज ठीक से नहीं मिल पाएगी। तो इसके लिए देखिए, गोबर की खाद तो मैंने आपको बता दी, वो तो डालनी है। उसके बाद तरबूज लगाने के बाद में आपको NPK खादों का फर्टिगेशन समय समय पे करना पड़ेगा, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरोन वगैरह भी आपको डालना पड़ेगा। बाकी NPK खाद जो है उनके फर्टिगेशन भी आपको समय समय पे करने पड़ेंगे। फर्टिगेशन के वीडियो उस समय पे बना देंगे। बाकी मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, NPK 19-19 जाएगी, NPK 1261-0 जाती है, NPK 13-045 जाती है, NPK 052-34 भी देनी पड़ती है, और उसके बाद में NPK 0050 आखिरी जो फर्टिगेशन होता है वो NPK 0050 का होता है। फल फूल की स्टेज में जो है कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन वगैरह के फर्टिगेशन भी होते हैं, ये फर्टिगेशन भी आपको करने पड़ेंगे। दूसरी समस्या क्या आती है तरबूज की फसल में? फ्रूट फ्लाई की। फ्रूट फ्लाई का अटैक आपकी तरबूज की फसल में होगा ही होगा। अगर आप अगेती फसल लगाएंगे तो इसमें आपको कम देखने को मिलेगा, यह बेनिफिट सबसे ज्यादा है। अगेती तरबूज की खेती कर रहे हैं तो इसमें पछेती तरबूज की खेती के मुकाबले फायदा आपको ज्यादा मिलेगा, रेट ज्यादा मिलेगी, उत्पादन भी ज्यादा मिलेगा। ज्यादा इसलिए मिलेगा, रोग बीमारियां आपको कम देखने को मिलेगी। और फरवरी माह तरबूज की फसल हो या किसी भी तरह की सब्जियों की फसल हो, फसलों के लिए फरवरी का महीना काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहता है। इस वजह से आपकी तरबूज की फसल फरवरी माह में फल फ्रूट की स्टेज में होती है और उस महीने में आपको सबसे ज़्यादा फल फ्रूट देखने को मिलेंगे और इसके चलते उत्पादन आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है और रोग बीमारियां भी कम देखने को मिलती हैं। तो हम फ्रूट फ्लाई की बात कर रहे हैं, फ्रूट फ्लाई को आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, वरना आधे से ज़्यादा उत्पादन या कई बार इससे ज़्यादा भी आपका जो उत्पादन है वो प्रभावित हो सकता है। तो क्योंकि फलों की साइज भी खराब हो जाती है, फल सड़ भी जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा खराब भी हो जाते हैं, और शुरुआती स्टेज में जब तरबूज की साइज काफ़ी छोटी होती है तो और भी ज़्यादा फल आपके खराब हो सकते हैं। तो इसके लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको लगाने हैं। 1 एकड़ में करीब 15 से 20 फ्रूट फ्लाई ट्रैप भी आप लगा सकते हैं, जितने ज़्यादा लगाएंगे उतना आपका फायदा है। दूसरा, स्प्रे भी आपको हर 8वें 10वें दिन फ्रूट फ्लाई के लिए स्प्रे भी लेने पड़ेंगे, लेकिन स्प्रे ज़्यादा लेंगे तो इससे भी आपकी फ्रूट सेटिंग में फ़र्क पड़ता है, यानी फ्रूट सेट कम होंगे। जितने इंसेक्टिसाइड का आप इस्तेमाल करेंगे उतना ही उत्पादन डाउन रहेगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है फ्रूट फ्लाई ट्रैप आप लगा दीजिएगा। अब बात करते हैं तरबूज की खेती में होने वाले टोटल खर्चे के बारे में। अगेती खेती में टोटल खर्चा आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। देखिए, लो टनल जो क्रॉप कवर का खर्चा होता है, 1 एकड़ में अगर आप तरबूज लगाएंगे और 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाएंगे तो लगभग 30,000 रुपए के आसपास आप लो टनल का खर्चा मान लीजिएगा। उसके बाद में प्लास्टिक मल्च के खर्चे की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 10,000 रुपए के आसपास आपकी प्लास्टिक मल्च लग जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। जो खर्चा बता रहा हूँ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, मैक्सिमम बता रहा हूँ कि 40-45 हज़ार रुपये का खर्चा तो आपका लो टनल और प्लास्टिक मल्च का हो जाता है। उसके बाद में बाकी के खर्चों को जोड़ दिया जाए या आपके बीज का खर्चा ले लीजिएगा, और दूसरा आप जो बेसल डोज डाल रहे हैं या गोबर की खाद डाल रहे हैं,
टोटल खर्चे की बात करें तो लगभग 65 से 70 हजार रुपए तक का आपका 1 एकड़ में तरबूज की खेती पे खर्चा होने वाला है। इस समय पे काफ़ी किसान भाई कमेंट करके पूछते रहते हैं, मैसेज वगैरह भी कर रहे हैं कि अगेती खेती हम पहली बार कर रहे हैं तो हमारा तरबूज की खेती के लिए खर्चा कितना होता है। तो वो इसलिए मैंने आपको बताया, नए किसान भाई हैं उनको पता होना चाहिए कि 1 एकड़ में तरबूज अगेती तरबूज लगा रहे हैं तो कितना क्या खर्चा हो सकता है। तो देखिए 65 से लेकर 70 हजार रुपये तक आपका खर्चा जा सकता है। बाद में स्प्रे और फर्टिगेशन के खर्चे अलग से हो सकते हैं। दूसरा जो लोटनल का खर्चा मैंने आपको बताया है, जो क्रॉप कवर का 30-35 हजार रुपये का खर्चा बताया है, वो आपका एक बार खर्चा होगा, उसके बाद में 4-5 साल तक चल जाएगा। ये फायदा जरूर है। पहली बार हो सकता है आपकी बचत थोड़ी कम आए क्योंकि खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगली साल आपका क्रॉप कवर जो वो फिर से काम दे देगा। और अगर आप संभाल के रखेंगे तो 4 से 5 साल तक आराम से चल जाता है। जब कुत्ते बिल्ली या नीलगाय वगैरह अगर उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तब तक वो 4-5 साल तक आसानी से चल जाता है। और जो फाइबर स्टिक आती हैं, जो हम फाइबर स्टिक लगाते हैं, वो तो करीब 10 साल से ज़्यादा ही चल जाएंगी। करीब 8 साल तो मेरे को वो खरीदे हुए, तो बाकी अभी तक चल रही हैं और फिलहाल ऐसा लग रहा है 4-5 साल और चलेंगी वो। तो जो कपड़ा होता है वो ज़रूर 4-5 साल में फट जाता है, लेकिन कहने का मतलब है लोटनल का खर्चा आप एक बार कर लीजिएगा, 4-5 साल तक आपको लोटनल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गए खर्चे की बात। टोटल मुनाफे की बात करें तो 1 एकड़ में तरबूज की खेती से 250 से लेकर 300 क्विंटल तक आप उत्पादन निकाल सकते हैं। और तरबूज की अगेती खेती से मंडी भाव की बात करें, अगर आपके तरबूज की बुआई नवंबर महीने में हो जाती है तो ये मानिए कि शुरुआत में आपको 20 रुपए से लेकर 22-23 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाते हैं। 20 रुपए के मंडी भाव भी लेके चलें या 18 रुपए के मंडी भाव भी लेके चलें, क्योंकि बाद में डाउन आ जाते हैं, थोड़े से भाव जो है वो बाद में जाके थोड़े डाउन आ जाएंगे। तो अगर 20 रुपए या 18 रुपए मंडी भाव लेके चलें तो भी 1 एकड़ में आप करीब 3-4 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको आसानी से मिल जाता है, जिसमें प्रॉफिट तो नहीं कह सकते, पहली बार खेती कर रहे हैं तो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आपका खर्चा हो जाता है। फिर भी 2-2.5 या 3 लाख रुपए तक आपकी बचत जो है तरबूज की खेती में हो जाता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तब। ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया आपने लगा लिया और उतना प्रॉफिट आपको निकल आया, ज़रूरी नहीं है। बाकी क्लाइमेट और आपकी ज़मीन पे डिपेंड करता है। ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके यहाँ पे मौसम कैसा है, तरबूज की फसल के लिए अनुकूल है या नहीं, या फिर आपके यहाँ पे तरबूज लगाया जाता है मौसम भी अनुकूल है, लेकिन उस समय इस सीजन में मौसम कैसा क्या रहेगा। देखिए तरबूज की जो लाग होती है, जो फ्रूट सेट होते हैं, वो मौसम पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। खाद्य उर्वरकों के साथ साथ मौसम पर भी डिपेंड करते हैं और आपकी ज़मीन पर भी डिपेंड करते हैं कि आपकी ज़मीन कैसी है। ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। और उसके बाद में जो फर्टिगेशन कर रहे हैं, रोग बीमारियाँ कितनी क्या आने दी हैं आपने, फ्रूट फ्लाई को कितना क्या कंट्रोल किया है, ये चीज़ें भी जरूरी है। बाकी उत्पादन मैंने आपको बता दिया, 250 से लेकर 400 क्विंटल तक आप उत्पादन ले सकते हैं 1 एकड़ में तरबूज का, अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करके ठीक तरीके से अगर आप काम करेंगे। तो दोस्तों तरबूज की खेती के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।